वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल अरुण्स नेचुरल फिजिक्स। आज का टॉपिक मैंने बता ही दिया था पहले से ही कि आज का टॉपिक फिजिक्स की जान है। इट इज़ द सोल ऑफ फिजिक्स। वेक्टर, स्केलर वेक्टर या वेक्टर एनालिसिस, इस चैप्टर को आप कभी मिस मत कीजिएगा। अगर आपको एक्चुअली में फिजिक्स सीखना है तो आप ये चैप्टर कभी मिस मत कीजिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्केलर वेक्टर होता क्या है और वेक्टर कितने तरह के होते हैं, जैसे एक्सियल वेक्टर, पोलार वेक्टर, जीरो वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और भी ना जाने कितने भी हैं, तो सब पढ़ेंगे। इतना ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं स्केलर और वेक्टर। तो वेक्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वेक्टर होता क्या है। तो पहले मैं स्केलर की बात कर लूं। तो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जैसे अमाउंट। मैग्नीट्यूड का मतलब अमाउंट, क्वांटिटी। जैसे मैंने बोला 5 kg शुगर, तो 5 kg 5 किलो क्या है? वो अमाउंट है, दैट इज मैग्नीट्यूड। बात समझा? तो याद रखना मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अमाउंट। ये सब चीज़ वैसे आप 9th-10th में ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके होते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। दूसरा, अमाउंट वेरी कर सकता है, अमाउंट वेरिएबल है ना। 5 kg शुगर ही थोड़ी हो सकता है, 10 kg शुगर भी हो सकता है, 100 kg भी हो सकता है। तो मैग्नीट्यूड आप वेरी करा सकते हैं। और इनका जो एडिशन है, ऐड कर सकते हैं, ऐड विद नॉर्मल अलजेब्रा, नॉर्मल अलजेब्रा। नॉर्मल अलजेब्रा का मतलब जैसे मान लीजिए एग्जांपल में 5r प्लस 3r कितना होगा? तो 5r प्लस 3r 8r होगा। तो ये नॉर्मल अलजेब्रा हुआ। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा अभी आपको समझ में आएगा। इधर देखिए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्या है? वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मतलब इसमें एक्स्ट्रा लग गया डायरेक्शन। याद रखिएगा इसमें डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे 5 kg, तो 5 kg में 5 क्या है? मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर वो 5 kg किसी डायरेक्शन में लगा हो, जैसे 5 kg को अगर हम ऐसे पकड़ के छोड़ दें तो किधर जाएगा? सीधा नीचे गिरेगा कि नहीं? तो अगर उसमें डायरेक्शन आ गया तो वो हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए जो मास होता है स्केलर में, मैं एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दूँ। ये देखिए एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूँ, जैसे मास, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क एनर्जी, वर्क एनर्जी, ये सब क्या है? एटसेट्रा, ऐसे बहुत से हैं। तो ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड, इसमें वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी आना चाहिए और डायरेक्शन भी आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये भी वेरी करता है, मतलब मैग्नीट्यूड भी वेरी करा सकते हैं और डायरेक्शन भी बदलता रहता है। जैसे आप सर्कल में घूमेंगे तो सर्कल में कभी स्पीड कम कीजिए, कभी ज़्यादा कीजिए, तो मतलब आप मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा कर रहे हैं। और सर्कल में घूम रहे तो देखिए हर एक वक्त आपका डायरेक्शन बदल रहा है कि नहीं। तो आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों वेरी करा सकते हैं। इसको ये ऐड विद नॉर्मल अलजेब्रा, लेकिन ये स्पेसिफिक एक स्पेशल मेथड से ऐड होता है। ऐड विद स्पेशल वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन क्या है बच्चों? हम बाद में पढ़ेंगे, डोंट वरी। वेक्टर एडिशन याद रखिएगा। स्केलर वेक्टर मैंने शुरू किया है, इसमें कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करेंगे और इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे। आप एक बार इसको सीख जाइए बस, ओनली वंस। उसके बाद आप देखेंगे फिजिक्स की दुनिया में इसका कितना चलता है, कितना सिक्का चलता है, दादा है बुली। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड हो गया, वेरी करता है, ये स्पेशल वेक्टर एडिशन से जुड़ता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। याद रखना जिसमें डायरेक्शन होता है, ये आप इतनी चीजें आप 9th-10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एटसेट्रा, ऐसी बहुत सी चीज, फोर्स भी है। ठीक है ना।
तो अगर आप ढूंढेंगे तो ऐसे बहुत सी चीजें आपको वेक्टर मिलेंगी और बहुत सी चीजें आपको स्केलर मिलेंगी। इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर में। अच्छा, ये जो मैंने स्पेशल वेक्टर एडिशन लिखवा है ये मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली क्या है, लेकिन जब हम वेक्टर एडिशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब हम सीखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, तो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इतना मैंने वही रिवाइज कराया है जो आपको ऑलरेडी पता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर में। वेक्टर कितने तरह के होते हैं? अगर आप बुक में देखेंगे तो बहुत डिफरेंट राइटर्स की जो बुक्स हैं उनमें कई जगह 6-7 वेक्टर्स गिवन है, कई जगह 10-12 वेक्टर गिवन है, कई जगह 4-5 वेक्टर गिवन है ना। किसी बुक में आप देखेंगे, किसी स्टेट बोर्ड की बुक में 4-5 ही वेक्टर गिवन है। तो जितने तरह के वेक्टर होते हैं मैं ऑलमोस्ट आपको यहाँ सब बता देता हूँ, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में देखते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक एक चीज इसके बारे में जानिएगा। टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या होता है? पहला होता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, वेक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं, एरो से। इसको बोलते हैं, ये दिस वन, इसको बोलते हैं टेल, ये टेल है, और ये होता है हेड। इधर वाला हिस्सा हेड है और ये टेल कहा जाता है। बात समझा? और एरो से ही वेक्टर डिनोट कर, जैसे ए लिखा है, ए के ऊपर ऐसे एरो लगा दो तो ये क्या हो गया? वेक्टर ए। बी लिखा है, एरो लगा दो, क्या हो गया? वेक्टर बी, ठीक है। तो इसको वेक्टर पढ़ते हैं, याद रखिएगा, ठीक। तो इक्वल वेक्टर क्या होता है? दो ऐसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो। Two vectors having same magnitude and direction, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जरा ध्यान से समझना, सेम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक। तो अगर वेक्टर ए यहां से लेके यहां तक 1 मीटर है या 2 मीटर है या 3 मीटर है, ध्यान से सुनना मेरी बात, उनका सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन सेम है ना, लेकिन इनका लेंथ भी सेम होना चाहिए। अगर ये लाइन फोर्स को डिनोट करती है तो मान लो यहां से लेके यहां तक ये 5 न्यूटन है, तो इतना कितना होगा? मान लो इतना 2 ही न्यूटन होगा। इतना कितना होगा? तो इतना हो सकता है 1 ही न्यूटन हो। बात समझ रहे हैं? तो ये जो लेंथ देख रहे हैं ना आप, ये इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड, ये दोनों का लेंथ देखिए बराबर होना चाहिए, दोनों का लेंथ बराबर होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि इनके मैग्नीट्यूड और इनके डायरेक्शन दोनों बराबर है, सेम है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इनका लेंथ यहां से लेके लेंथ यहां तक और यहां से लेके यहां तक ये बराबर होना चाहिए। तो अगर ये दोनों बराबर है तो हम बोलेंगे सेम मैग्नीट्यूड, और एक ही तरफ है तो बोलेंगे सेम डायरेक्शन। बात समझ में आया? तो दिस वन इज नोन एज इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर इसको बोलता है। इतना क्लियर हुआ? तो इक्वल वेक्टर किसको कहेंगे? टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 ही हो, ठीक है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। तो 2 वेक्टर्स की जगह मैं ऐसे लिख देता हूं, अ वेक्टर्स, या अ में भी आपको लगेगा कि एक ही वेक्टर की बात हो रही है तो दी वेक्टर्स कर देता हूं, दी वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब इसमें अगर कोई एक और आ गया, एक और अगर उसी लेंथ का ले लिया तो ये वेक्टर सी हो गया। इसका मतलब वेक्टर ए, ये वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर सी। मतलब वेक्टर लग गया, ये वेक्टर लग गया ना, तो इस वेक्टर में क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इक्वल है, इसके भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के और इसके भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के। बात समझ में आया? तो आप देख सकते हैं ये लेंथ तीनों सेम होना चाहिए और डायरेक्शन एक ही तरफ होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन है निगेटिव वेक्टर्स। निगेटिव वेक्टर, अब निगेटिव क्या है अब आप समझ रहे होंगे थोड़ा थोड़ा। वेक्टर उल्टा हो जाए, एक
मान लीजिए ईस्ट जा रहा है तो दूसरा वेस्ट जा रहा है, हो गया निगेटिव वेक्टर। देखिए कैसे, सेकेंड वन निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर। देखिए निगेटिव वेक्टर क्या है, टू वेक्टर्स या द वेक्टर्स having same magnitude, having same magnitude, magnitude same है, having same magnitude but opposite direction, opposite direction। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, कैसा, ये देखो एग्जांपल में मान लो ये ए वेक्टर है, ठीक, और ये बी वेक्टर है। तो देखो जितना लेंथ इसका उतना लेंथ इसका, तो ए और बी क्या है, इक्वल है। ए और बी इक्वल है लेकिन नेगेटिव टर्म्स में इक्वल है, देख रहे हैं। तो ए इक्वल बी है ना, और भी नेगेटिव टर्म्स में। क्लियर हुआ। तो नेगेटिव वेक्टर आप इस तरह से बना सकते हैं। तो किसी दो को पहले आपस में कंपेयर कीजिए, तीसरे को नहीं। देखिए किसी दो को ही, दो के जोड़े में ही आप इनको कंपेयर करेंगे। अगर सी बनाएंगे तो बीसी को कंपेयर करेंगे। बात समझ रहे हैं। तो याद रखिए, द वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड लेंथ सेम होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। सारे वेक्टर्स जानेंगे, बहुत सिंपल तरीके से जानेंगे। ठीक है, एक होता है, इसके जस्ट बाद ही बता देता हूं, एक होता है कोलीनियर वेक्टर्स, कोलीनियर वेक्टर्स, कोलीनियर वेक्टर्स। अब एक कोलीनियर वेक्टर्स क्या है, जरा ध्यान से देखना। कोलीनियर वेक्टर्स वो हैं जिसमें वेक्टर्स आर along the same line, along the same line, वेक्टर सेम लाइन के along होंगे, सेम लाइन और पैरेलल, और पैरेलल और एंटी पैरेलल। ये देखिए इतने कंडीशन आने चाहिए कोलिनियर वेक्टर्स में। मेरी एक एक स्टेप को अच्छे समझाता हूं मैं। वेक्टर्स आर अलोंग द सेम लाइन, एक लाइन में हो। जैसे एग्जांपल में देखिए, इसमें ये नहीं कह रहा कि इक्वल मैग्नीट्यूड हो, इक्वल डायरेक्शन, ऐसा कुछ नहीं। डायरेक्शन तो सेम लाइन बोल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन और भी कुछ बातें कह रहा है, पैरेलल भी हो सकते हैं, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। ये देखिए, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है और इसी लाइन पे थोड़ा सा बीच में यहाँ पे ये दूसरा वेक्टर शुरू हुआ, ये वेक्टर बी है। अब बताइए दोनों वेक्टर का लेंथ अलग अलग है ना, मतलब मैग्नीट्यूड अलग है लेकिन डायरेक्शन सेम है ना, तो हम इनको लाइक वेक्टर्स भी बोलते हैं। कहीं कहीं आप इनको देखेंगे लाइक वेक्टर्स, एक जैसे वेक्टर, ठीक है। या इसी को आप ऐसे भी बना सकते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब आप देख सकते हैं दोनों पैरेलल वेक्टर हुए कि नहीं, दोनों पैरेलल है ना, और एक ही तरफ जा रहे थे। तो ये देखिए और पैरेलल, तो ये देखिए पैरेलल भी है। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, एंटी पैरेलल का मतलब एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। या एक मान लीजिए इधर जा रहा है और एक यहाँ से इधर जा रहा है, तो ये ए हो गया और इसको थोड़ा और लंबा रखिए और ये बी हो गया। तो आप देख सकते हैं एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं कि नहीं। तो एंटी पैरेलल मतलब क्या, एक दूसरे के उल्टा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा वेक्टर्स आर अलोंग द सेम लाइन। ये देखो एक ही लाइन में जा रहे हैं दो वेक्टर, ठीक है। या पैरेलल जा सकते हैं, ऐसे पैरेलल जा सकते हैं। और एंटी पैरेलल, ये देखो एंटी पैरेलल, एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, या एक इधर जा रहा है एक देखो उसी लाइन में इधर आ रहा है। बात समझा। तो इस तरह के वेक्टर हो गए कोलिनियर वेक्टर्स। इतना समझा, ओके। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल, अगर आप देखोगे तो बहुत ही सिंपल चीजें आप पढ़ रहे हो, ठीक है। बट मैं फिर भी कहूंगा कि इसको बहुत अच्छे से सीखिए। दिस चैप्टर, अगेन आई रिपीट, दिस चैप्टर इज द सोल ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो इस चैप्टर को कभी भी स्किप मत कीजिए, किसी भी टॉपिक को मत छोड़िए, इसके हर एक टॉपिक को अच्छे से सीखिए। चलिए एक और वेक्टर की बात कर लेते हैं, फोर्थ वेक्टर आई थिंक, है ना। नंबर में भूल भी सकता हूं, सो डोंट वरी, आप नोट करते जाइएगा। अगला वेक्टर है आपका मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर।
अब भाई ये क्या है, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर क्या है? मॉड्यूलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या? ये देखो एग्जांपल, ये वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए में दो लोग हैं, कौन कौन? एक मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, और एक डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो किसकी बात हो रही है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को बोलते हैं मॉड्यूलस। और मैग्नीट्यूड लिखते कैसे हैं? ये वेक्टर हटा दो, ये वेक्टर हटा दो, बस हो गया, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, या कहीं कहीं आप देखेंगे और मॉड ए लिखा होता है, ऐसा मॉड ए। इधर नहीं लिखूंगा, नहीं तो आपको लगेगा डायरेक्शन में लिख रहा हूं, इसी को ऐसे लिखते हैं, मॉड वेक्टर ए। तो याद रखिएगा, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आप ऐसे कहेंगे। तो जैसे वेक्टर में क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दो होते हैं, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड को हम सिर्फ ए लिखेंगे, वेक्टर हटा देंगे, तो इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, या इसको भी कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इतना क्लियर हुआ? तो चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। इसको थोड़ा और रिवाइज करा देता हूं मैं। देखिए, जैसे मैग्नीट्यूड है, तो जैसे बी वेक्टर लिखा, बी वेक्टर, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बी होगा, या क्या होगा? मॉड बी, और ऐसा वेक्टर ऐसा होगा। जैसे वेक्टर सी को क्या कहेंगे? सी कहेंगे, ये मैग्नीट्यूड हो गया। या क्या कहेंगे? मॉड, इसको मॉड पढ़ते हैं, और वेक्टर सी ऐसे लिख देंगे। जैसे डी वेक्टर हुआ, तो डी वेक्टर को कैसे लिखेंगे? सिर्फ डी लिखेंगे, या तो मॉड में ऐसे लिखेंगे। बात समझ रहे हैं? तो इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। एक ये वेक्टर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, वंस अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ वही सेम चीज़। बहुत ही सिंपल टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए सब कुछ। ठीक है, अच्छा एक और देखते हैं हम लोग, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर क्या है? जीरो वेक्टर नाम से ही लग रहा है, वेक्टर है लेकिन जीरो, तो जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, मैग्नीट्यूड इज जीरो, एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी मतलब किधर भी डायरेक्शन हो सकता है, कुछ क्लियर नहीं है। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, कुछ भी हो सकता है डायरेक्शन, समझा? तो जीरो वेक्टर ऐसा है, क्लियर? जीरो वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं? ये देखो, जीरो और ऐसे जीरो वेक्टर हो गया। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, जीरो वेक्टर अक्सर एग्जाम में आता है, और अगर इसका एग्जाम्पल पूछे कि जीरो वेक्टर का एग्जाम्पल क्या होगा, तो आप बता सकते हो जीरो वेक्टर का एग्जाम्पल है जैसे वेक्टर ऑफ, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ, ध्यान से देखना, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ रेस्ट बॉडी। रेस्ट बॉडी, तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? जीरो ही होगा ना। बात समझ रहे हैं? अगर रेस्ट में है तो वेलोसिटी वेक्टर इतना होगा। ठीक है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ अ कांस्टेंट यूनिफॉर्म मूविंग बॉडी, यूनिफॉर्म मूविंग बॉडी, यूनिफॉर्म मूविंग बॉडी। तो आपको मालूम है जो यूनिफॉर्म मूव करता है, मतलब एक स्पीड में मूव करता है, उसमें एक्सेलरेशन नहीं होता ना, यूनिफॉर्म मूविंग बॉडी। इसका मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर जीरो वेक्टर कहलाएगा। बात समझ रहे हैं? तो एक्सेलरेशन जीरो क्यों हुआ आपको समझ में आया? ये पहला एग्जांपल है। दूसरा ये एग्जांपल समझ में आया? आपको मालूम है जब यूनिफॉर्म मूविंग बॉडी हो, मतलब एक ही स्पीड में चलती जा रही हो, तो एक्सेलरेशन नहीं होता ना, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब अगर वेलोसिटी बदलेगी तब एक्सेलरेशन होगा, और यहाँ क्या है? यूनिफॉर्म मूविंग, मतलब एक जैसी जा रही है, उसका स्पीड बदल नहीं रहा, मतलब एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा, तो एक्सेलरेशन इज जीरो। इतना क्लियर हुआ? तो याद रखिएगा, ये दो एग्जाम्पल हो गए इसके। जीरो वेक्टर के बाद अब हम आते हैं एक और अच्छे से वेक्टर में, जो कि मैं उसको काफ़ी इंपॉर्टेंट मानता हूं, इसको आप कभी भी मिस ना करें। दो वेक्टर भी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, एक है पोजीशन वेक्टर और एक है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर कभी आप भूलिएगा मत,
यूनिट वेक्टर, इसको मैं सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर मानता हूं, यूनिट वेक्टर और एक पोजीशन वेक्टर को मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी मत छोड़िएगा इसको, इसको अच्छे से समझिएगा। यूनिट वेक्टर क्या है? नाम से यूनिट मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, मैग्नीट्यूड 1 इन अ गिवन डायरेक्शन, इन अ गिवन डायरेक्शन मतलब एक ऐसा वेक्टर, चलो अच्छे से लिख देता हूं, अ वेक्टर having magnitude 1 in a given direction, मतलब कोई ना कोई एक डायरेक्शन दिया रहेगा, in a given direction, जिस डायरेक्शन में वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा, तो in a given direction। चलो जरा इसको अच्छे से समझ लो, in a given direction। यूनिट वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं? यूनिट वेक्टर से ए है तो ए कैप, याद रखना इसको पढ़ते हैं टोपी, तो भाई हिंदी में मत पढ़ना, ए कैप, इसको पढ़ते हैं कैप या तो हैट या तो कैरट, इतने नाम है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस ये कैप, तो आप पढ़िएगा ए कैप। क्लियर? ए कैप, ये जो कैप लगा है ना, ये कैप को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इतना क्लियर हुआ? तो याद रखिएगा कैप को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब देखिए यूनिट वेक्टर ए कैप का वैल्यू क्या होगा? ए कैप, तो ए कैप का वैल्यू होगा वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए, ये मैग्नीट्यूड है मालूम है ना, या इसी को क्या लिख सकते हो, और ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड को और क्या लिख सकते हो? ऐसे मॉड में लिख सकते हो कि नहीं? तो चाहे ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो। इतना क्लियर हुआ? तो याद रखना दिस वन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिए मत। कैसे इंपॉर्टेंट मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। 1 क्या? 1 न्यूटन, 1 मीटर, कुछ नहीं, सिर्फ 1, मतलब ये डायमेंशन लेस है, ये डायमेंशन लेस है, याद रखना इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस, ठीक है, इसका वैल्यू सिर्फ 1 होता है। इतना क्लियर हुआ? तो देखिए जरा इसके बारे में थोड़ा और समझिए। ये देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम पूरी कहानी इसकी समझेंगे, एक एक स्टेप मैं आपको बहुत सिंपल तरीके में इसकी बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है, एक वेक्टर ए, अगर मैं सिर्फ वेक्टर ए लिखूं तो ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए, अब ये अलग से बता रहा हूँ नॉलेज के लिए आपके, ए और ए कैप, ठीक है। अब इस ए कैप में क्या क्या है आप मुझे बता सकते हैं? सिर्फ इसमें क्या क्या है? ये तो मैग्नीट्यूड है, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है। इसमें क्या क्या है? तो इसमें अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, इसमें मैग्नीट्यूड है कितना? 1। एंड और क्या है इसमें? इन अ गिवन डायरेक्शन, और इसमें एक डायरेक्शन है, और इसमें एक डायरेक्शन है। इतना क्लियर हुआ? तो अब आप मुझे बताइए इसमें मैग्नीट्यूड 1 है, 1 क्या? न्यूटन? नहीं भाई, 1 डायमेंशन लेस है, कोई डायमेंशन नहीं, ठीक है ना, ना न्यूटन, ना मीटर, ना कुछ नहीं, यहाँ कोई यूनिट नहीं लगाना है। तो ए कैप में क्या क्या चीजें हैं? 1 है और डायरेक्शन है, यही 2 लोग हैं ना ए कैप में, ठीक। तो आपको मालूम है, अब इस वेक्टर को देखो, इस वेक्टर में क्या क्या चीजें हैं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, 2 चीज है कि नहीं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन 2 चीज है। चलो, तो मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, वेक्टर ए अगर इन दोनों के इक्वल है, इन दोनों के इक्वल है ना, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आना चाहिए कि नहीं? तो देखिए आ गया ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इस मैग्नीट्यूड को इस 1 में देखो, ये मल्टीप्लाई में है ना ऐसे, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड को 1 में, तो 1 से तो किसी का भी मल्टीप्लाई करो सेम यही चीज आएगी। तो मैग्नीट्यूड इंटू 1, मैग्नीट्यूड इंटू 1, तो मैग्नीट्यूड आया, एंड साथ में क्या है? डायरेक्शन, साथ में डायरेक्शन। मतलब आप वेक्टर ए को ऐसे भी लिख सकते हो, ए कैप, ये देखो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, आया कि नहीं? एक बार और समझ लो, चलो एक बार और समझ लो। यूनिट वेक्टर मैंने बोला ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको कैसे भी करके समझो, एट एनी कॉस्ट, एनी हाउ, आपको सीखना ही है। चलिए एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, अच्छे से देखिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए
आपके पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर का वैल्यू 8 न्यूटन गिवन है, ठीक है, और किसी डायरेक्शन में गिवन है, ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो 8 न्यूटन क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, बात समझ रहे हैं। तो अगर मैं इसी में 8 न्यूटन का डिवाइड कर दूं, ठीक है, 8 न्यूटन का, सिर्फ 8 का करोगे तो 1 आया, 1 आया है ना, लेकिन 1 न्यूटन आया तब ये ए कैप नहीं होगा, तब ये ए वेक्टर होगा। ए वेक्टर कितना आया, 1 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में, समझा। ये 1 न्यूटन, ये यूनिट वेक्टर नहीं है भाई। यूनिट वेक्टर मतलब क्या, सिर्फ 1। यूनिट वेक्टर इसको हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि यूनिट वेक्टर में सिर्फ 1 आता है और डायमेंशन नहीं आता है ना, कोई यूनिट नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 8 न्यूटन से। तो जब न्यूटन से न्यूटन भी कैंसिल होगा, अब 1 आया तो देखो 1 आ गया, तो 1 और ईस्ट डायरेक्शन, ये मतलब ये डायरेक्शन है आपका, ये डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन है कि नहीं, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो अब आप इसको बोल सकते हैं, इस ए वेक्टर को अब आप ए कैप लिख सकते हैं, बात समझा। और वो भी क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ए वेक्टर को अब ए कैप लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे, अच्छा एक चीज और मैंने बताया नहीं, इस 8 न्यूटन ईस्ट में आपने 8 न्यूटन से डिवाइड किया, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। चलो देखो, देखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल मिस मत करना। मान लो वेक्टर ए का वैल्यू है 8 न्यूटन ईस्ट, ठीक है, ठीक। अब आप इसमें 8 न्यूटन का डिवाइड कर दो। तो एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इसमें 8 न्यूटन का डिवाइड कर रहा हूं तो 8 न्यूटन है क्या, ये तो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड, ठीक। किसका मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का, मेरी बात समझ रहे हो। ए वेक्टर का 8 न्यूटन मैग्नीट्यूड है और ईस्ट क्या है, डायरेक्शन। तो मैंने 8 न्यूटन से डिवाइड किया, मतलब मैंने वेक्टर ए में किससे डिवाइड किया, मैग्नीट्यूड से। किसके मैग्नीट्यूड से, ए के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। तो ये देखो, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, तो 1 आया, तो यूनिट आया 1 और डायरेक्शन भी आया। तो मैंने बताया था ना, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन भी हो तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो मतलब ये दोनों मिलके क्या हो गए, ए कैप हो गए। तो ये देखो, ए कैप वेक्टर ए अपॉन ए आया कि नहीं, बात समझ में आ रही है। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो वेक्टर ए का वैल्यू है 10 मीटर वेस्ट, ठीक। ये ए का मैग्नीट्यूड है, ये कौन है, ये मैग्नीट्यूड है, याद रखना, ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, ठीक। चलो अब मैंने वेक्टर, हाँ, अब इस 10 मीटर में मतलब 10 मीटर मैग्नीट्यूड है ना, तो इसमें मैं 10 मीटर का डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो जब इसमें 10 मीटर का डिवाइड करूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों साइड करना पड़ेगा ना, जैसे हम मैथ्स में करते हैं। तो वेक्टर ए डिवाइड बाई 10 मीटर और इधर 10 मीटर डिवाइड बाई 10 मीटर और इधर वेस्ट, ठीक। तो 10 मीटर है क्या, मैग्नीट्यूड ना, किसका मैग्नीट्यूड है, ए का मैग्नीट्यूड है ना 10 मीटर। तो मैं 10 मीटर की जगह क्या लिख सकता हूं, ए का मैग्नीट्यूड, और ए का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए होता है। और यहां देखो 10 मीटर कैंसिल, तो 1 आ गया, तो 1 हो गया यूनिट और वेस्ट माने डायरेक्शन। तो देखो यूनिट, मैग्नीट्यूड यूनिट आया और डायरेक्शन भी आया, तो 1 और वेस्ट, इन दोनों को मिला के मैं ए कैप तो बोल ही सकता हूं ना, क्योंकि ए कैप में यूनिट आना चाहिए और एक डायरेक्शन आना चाहिए, तो डायरेक्शन आ तो रहा है, बात समझा, इतना क्लियर हुआ। तो याद रखिएगा, ये इसको फाइंड आउट करना यूनिट वेक्टर को बहुत ही सिंपल है। जरा एक और एग्जांपल में फटाफट बता देता हूं, देख लीजिए। यूनिट वेक्टर बनाना भी कितना सिंपल था। तो जैसे ए वेक्टर है तो इसको हम क्या लिखेंगे, सॉरी, ए यूनिट वेक्टर ए का वैल्यू ए कैप क्या लिखेंगे, वेक्टर ए और उसका मैग्नीट्यूड। ऐसे ही बी कैप क्या लिखेंगे, वेक्टर बी और उसका मैग्नीट्यूड। सी कैप क्या लिखेंगे, वेक्टर सी और उसका मैग्नीट्यूड। आदत डालिए इसको। डी कैप क्या लिखेंगे, वेक्टर डी और अपॉन डी। डी क्या है, मैग्नीट्यूड। याद रखना, इस ए को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मान रहे हैं ना मेरी बात, और डी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर, तो ये देखो बी, ये जो कैप लगाई है यूनिट वेक्टर है। इतना समझ में आया, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा किसी भी तरह। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए।
आप ए कैप को क्या लिखते हो, ए कैप को वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड, यही ना, या वेक्टर डिवाइड बाई सिर्फ ए मैग्नीट्यूड, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात तो सही है ना। लेकिन अगर आपसे सिर्फ डायरेक्ट वेक्टर पूछे, वेक्टर, तो वेक्टर में आप लिख देना ए और ए कैप, ठीक है। अब इस वेक्टर में क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 1, जरा ध्यान से देखिएगा। वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं ए कैप, वेक्टर बी को क्या लिख सकते हैं, बी कैप। कैसे लिख सकते हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना इसमें, तो वेक्टर ए का वैल्यू यही आएगा कि नहीं, ठीक। चलो आगे बताओ, सी को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर सी को सी कैप, यहाँ कैप है। डी को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर डी को, तो वेक्टर डी को लिख सकते हैं डी कैप। ये इक्वल है, ये इक्वल है, वेक्टर ए कैप के इक्वल है। कैसे, अभी फिर से बता देता हूं, मैंने अभी बताया था। बी को ऐसा लिख सकते हैं, है ना। और अगर ये वेक्टर में लिखा है, अगर मान लो आपको कैप में वापस लिखना होता तो बी कैप को क्या लिख सकते हैं, तो वेक्टर बी अपॉन बी मॉड में, है कि नहीं। तो याद रखना, एक वेक्टर में दो लोग होते हैं। अब जरा कंक्लूजन में आइए, रिजल्ट में आपको क्या बता रहा हूं। रिजल्ट देखिए, जैसे एक वेक्टर है ए, तो एक वेक्टर ए में दो लोग होते हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अब आपको लगेगा सर इसमें भी तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है ना, तो 1 को ए में मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही आएगा ना। चलो चेक करो, ये वेक्टर है, वेक्टर में दो लोग होते हैं, क्या क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक, यही होता है ना। मतलब वेक्टर ए इक्वल किसके आना चाहिए, वेक्टर ए में दो लोग होते हैं, तो वेक्टर ए भी किसके इक्वल आना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के इक्वल आना चाहिए कि नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं, जैसे ए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, तो इक्वल में भी तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होना चाहिए, बात समझ रहे हैं। तो ए क्या है, अब जरा चेक करो, देखो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आता है कि नहीं। चलो देखो, ए क्या है, ए तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए क्या है, ये ए कैप क्या है, तो ए कैप में 1 मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। ए कैप में दो लोग होते हैं ना, 1 मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, ठीक। अब इस मैग्नीट्यूड को इस 1 में मल्टीप्लाई कर दो, मैग्नीट्यूड को 1 में मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आया, मैग्नीट्यूड इंटू 1, तो मैग्नीट्यूड ही आएगा ना, 1 का तो मतलब होता नहीं। और साथ में और कौन है, डायरेक्शन। तो ये देखो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के इक्वल आया कि नहीं। तो याद रखिएगा, इस चीज को कभी भूलिएगा नहीं आप लोग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज मैंने आपसे डिस्कस किया है, ठीक। तो याद रखना, एक बार फिर से बता देता हूं, ए कैप क्या लिख सकते हैं आप, वेक्टर ए अपॉन ए, या वेक्टर ए अपॉन ए मॉड में, ऐसा है ना। चलो बी के लिए बताओ, बी कैप क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी अपॉन बी, या तो वेक्टर बी अपॉन बी वेक्टर मॉड में, है ना। अच्छा, वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ए और ए कैप। वेक्टर बी को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड बी और बी कैप। तो याद रखना, ये मैग्नीट्यूड कहोगे और इसको डायरेक्शन बोलोगे, जबकि इसमें मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन 1 का तो मतलब है नहीं। तो याद रखना, ये मैग्नीट्यूड बोलोगे या डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन। ऐसे ही वेक्टर सी को क्या बोलोगे, सी कैप, ये मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, समझा। तो याद रखना, बहुत ही सिंपल है यूनिट वेक्टर। चलिए, यूनिट वेक्टर में जितने कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब देखते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। पोजीशन वेक्टर बहुत स्पेशल है। पोजीशन वेक्टर क्या कहता है, पोजीशन वेक्टर कहता है कि अ वेक्टर, ध्यान से देखना, पहले डेफिनेशन बता दूं, अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम origin of a coordinate system, a vector drawn from origin of a coordinate system to the position of a particle, to the position of a particle। मतलब कोई पार्टिकल का जो पोजीशन है वहां तक ले जाकर के एक वेक्टर ड्रॉ कर दो। जैसे मान लो
ये स्पेस में हवा में एक पॉइंट लटका हुआ है P, ये P पॉइंट है, ठीक। और आपसे कोई बोले कि इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाइए, तो क्या करेंगे आप? अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आप इसके चारों तरफ ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देंगे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये 0 0, मालूम है ना? तो ये वेक्टर यहां से ड्रॉ करना है और ऐसे एरो लगा देना है। तो ये मान लीजिए O है, तो OP को हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। OP इज नोन एज पोजीशन वेक्टर, ठीक है। देखिए कितना सिंपल है पोजीशन वेक्टर बनाना, इतना क्लियर हुआ? तो याद रखिएगा यही पोजीशन वेक्टर का डेफिनेशन है, और ये इस तरह से डायग्राम। इसको थोड़ा और समझा देता हूं मैं आपको। देखिए वंस अगेन, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी हवा में एक पॉइंट लटका दो, ठीक है। हवा में कोई भी एक पॉइंट लटका दो, जैसे मान लो मैंने यहां लटका दिया, ये पॉइंट है C, और इसके चारों ऐसे साइड में x और y एक्सिस बना दो। ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से आप ऐसे एरो मार दो, ये ऐसे, तो ये O है, ये C है, तो OC वेक्टर OC, O से C की तरफ एरो है ना। आपको मालूम है वेक्टर को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ना, ऐसा वेक्टर जाता है, तो O से C की तरफ, तो ये देखो वेक्टर O से C की तरफ जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। समझ में आया? तो याद रखना भाई, ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। जैसे मान लो हवा में एक पॉइंट है M, ठीक, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो फटाफट ऐसे बना दो x और y एक्सिस, और ये ओरिजिन से ऐसे ड्रॉ कर दो, ये O हो गया, तो OM क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर, ठीक है। एक पार्टिकल मान लो हवा में n है, n, तो कैसे बनाओगे पोजीशन वेक्टर? ऐसे किया ओरिजिन से, और इसको ऐसे मिला दिया, ये देखिए, तो ON क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर का डेफिनेशन अगर मन से बनाना है तो क्या बना सकते हो? पोजीशन वेक्टर क्या है? अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू अ पॉइंट, देख रहे हो ना, टू अ पॉइंट, अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, और ओरिजिन किसका? कोऑर्डिनेट सिस्टम का, टू अ पॉइंट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। तो डेफिनेशन कैसे भी बना लीजिए, डेफिनेशन मायने ज्यादा नहीं रखता, आपको ये समझ में आएगी नहीं, ये मायने रखता है। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज आप समझ के रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए पोजीशन वेक्टर भी हो गया, तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो कि आपको जानना बेहद अहम था। आगे आते हैं, एक दो और टॉपिक देख लेते हैं। जैसे एक होता है कोप्लानर वेक्टर। अब ये क्या है भाई? कोप्लानर का मतलब सारे वेक्टर एक प्लेन में हो। ऑल वेक्टर्स आर इन सेम प्लेन, ऑल वेक्टर्स आर इन सेम प्लेन। प्लेन समझते हैं? जैसे आपके सामने ये बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड प्लेन है। अब सारे वेक्टर अगर प्लेन में ही है तो उसको बोलते हैं कोप्लानर वेक्टर। जैसे इस बोर्ड पे मैंने ये देखो एक वेक्टर ये बना दिया A, एक वेक्टर इधर बना दिया B, एक वेक्टर यहां बना दिया देखो C। सारे वेक्टर इस बोर्ड पे ही है ना, और ये बोर्ड क्या है? ये प्लेन है। ये बोर्ड क्या है? प्लेन। तो सारे वेक्टर इस प्लेन में ही बनाए हैं कि नहीं? मैंने ये तो नहीं कहा कि एक वेक्टर ऐसे आ रहा है हवा में से और ऐसे सीधा जा रहा है, तो ये वेक्टर तो प्लेन में नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर हवा में से आ रहा है ना, तो इसको प्लेन नहीं बोलेंगे। बात समझ रहे हैं? सारे वेक्टर अगर इसी में मैंने आपने बना दिया, जैसे इधर बना दिया, इधर बना दिया, इधर बना दिया, तो ये सारे वेक्टर देखो बोर्ड पे ही है ना, तो इनको हम बोलेंगे कोप्लानर वेक्टर। समझा? तो अगर ऑल वेक्टर्स लाई इन सेम प्लेन, सारे के सारे वेक्टर कहां लाई करें? सेम प्लेन में, तो उसको बोलेंगे कोप्लानर वेक्टर्स। क्लियर हुआ? अच्छा, एक होता है को-इनिशियल वेक्टर। अभी मैं आपको एक्सियल वेक्टर, पोलर वेक्टर ये भी बताऊंगा, पहले ये सब देख लीजिए। क्या है ये? को-इनिशियल वेक्टर। तो को-इनिशियल का मतलब क्या? इनिशियल, जहां से सारे वेक्टर एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हो। ऑल वेक्टर्स स्टार्टिंग पॉइंट इज सेम, ऑल वेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम, ऑल वेक्टर्स आर, यहां आर लिख लो, आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट। अगर सारे वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, जैसे मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक वेक्टर इधर जा रहा है, 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 ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ये वेक्टर C है, ये वेक्टर D है। आप देख सकते हैं एक ही पॉइंट से सारे वेक्टर निकल रहे कि नहीं, तो उसको बोलेंगे को-इनिशियल वेक्टर। बात समझ में आई? चलिए अब एक आते हैं कोटर्मिनस वेक्टर। कोटर्मिनस,
सारे वेक्टर एक ही जगह आके खत्म हो जाए। आपने सुना है ना टर्मिनल, जैसे कुर्ला टर्मिनस होता है ना, तो स्टेशन का टर्मिनस क्यों रखते हैं? क्योंकि वहां आके सारी ट्रेनें उस स्टेशन पे आके मिलती हैं, तो एक ही जगह आके खत्म हो जाती हैं। तो टर्मिनस मतलब जहां पे आके सबका जो यात्रा है वो एक ही जगह आके खत्म हो गया। तो कोटर्मिनस वेक्टर क्या है? कोटर्मिनस वेक्टर, अ वेक्टर, all vectors are ending at same point, at same point। अगर सारे वेक्टर सेम पॉइंट पे एंड हो रहे हैं, जैसे ये एक पॉइंट है, देखो सारे वेक्टर एक ही तरफ आ रहे हैं। थोड़ा ये वेक्टर सीधा ड्रॉ करना, मैं तो जल्दी में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो याद रखना ये वेक्टर ए है, तो देखो वेक्टर ए इसी पॉइंट पे जा रहा है, वेक्टर बी भी देखो उसी पॉइंट पे जा रहा है, वेक्टर सी भी देखो उसी पॉइंट पे जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोटर्मिनस वेक्टर। ठीक, अब एक वेक्टर जान लेते हैं, पोलार वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, इन सबको भी देख लेते हैं। देखिएगा, अब एक होता है पोलार वेक्टर या पोलर वेक्टर भी पढ़ते हैं बहुत से लोग, पोलर वेक्टर। अब पता नहीं ये कौन सा नंबर है, 8वां 9वां 10वां, मैं भूल गया हूं, तो फिलहाल ऐसे याद रखिएगा पोलार वेक्टर। पोलार वेक्टर क्या है? ऐसा वेक्टर जिसका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो, अ वेक्टर हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट, अ वेक्टर हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट, एक ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट, आपको याद है डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन होता था, वेलोसिटी में भी होता है, ठीक है, फोर्स में भी होता है, एटसेट्रा, ऐसे बहुत से हैं, एक्सीलरेशन में भी होता है, ठीक है, मोमेंटम में भी होता है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट, तो जैसे मान लो यहाँ से आप यहाँ तक गए, यहाँ तक, तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, तो हुआ ना डिस्प्लेसमेंट। ठीक, वेलोसिटी में आप एक जगह से, जैसे घर से अपने स्टार्ट हुए और फिर घूमते घूमते कहीं पहुंचे, बात समझा? तो ये आपका वेक्टर नहीं होगा। अगर आप अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे हैं और आप घूमते फिरते ऐसे यहाँ पहुँच गए, तो अगर आपको वेक्टर ड्रॉ करना है ना, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन ऐसे वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन, बात समझ रहे हैं? तब ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल। ठीक, तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, सब में एक इनिशियल क्या होता है? पॉइंट होता है। जैसे फोर्स से मान लो ये बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है इस पे, तो इनिशियल पोजीशन है इसकी। अब आपने इस पे फोर्स लगाया तो बॉडी u = 0 था, आपने फोर्स लगाया तो ये एक्सीलरेट हुआ, और मान लो जब बॉडी यहाँ पहुँचा तो उसका स्पीड v हो गया। तो अब बताइए, ये इनिशियल पोजीशन था, मतलब एक जगह से स्टार्टिंग पॉइंट है कि नहीं इसकी? तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके बाद चाहे जहाँ जाए वो, समझा? तो कोई भी वेक्टर जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पोलार वेक्टर। ठीक है, अच्छा, पोलार वेक्टर में ऑलमोस्ट सारे वेक्टर आते हैं, ऑलमोस्ट सारे वेक्टर। अच्छा, एक और वेक्टर होता है जिसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर, ध्यान से देखना, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर ये क्या है? एक्सियल मतलब एक्सिस, आपको मालूम है जैसे फैन है, तो फैन एक डंडे के चारों तरफ ऐसा घूमता रहता है कि नहीं? अर्थ का अपना एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, तो अर्थ भी अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ घूमता रहता है ना। तो एक्सियल वेक्टर क्या है? अ वेक्टर which represents rotational effect along an axis of rotation ये होता है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर में जैसे मान लीजिए ये बॉडी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और आप बॉडी को ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं ऐसे, ठीक है? तो एक एक्सिस ऑफ, मान लीजिए इसमें आपने एक धागा बांध लिया और धागे में एक पत्थर, धागा और धागे में एक पत्थर, और आप ऐसे ऐसे घुमाइए, तो ये हो जाएगा, ये दिस वन, ये हो जाएगा एक्सिस, और इसके चारों तरफ वो पत्थर ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है? तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। फैन देखिए,
फैन में ऐसा एक डंडा लगा होता है और नीचे फैन इधर ऐसे घूमता रहता है ना। तो ये डंडा क्या हो गया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो अर्थ होता है, अर्थ वो ये देखिए ये नॉर्थ साउथ एक्सिस होता है ना, नॉर्थ साउथ एक्सिस होता है कि नहीं, तो हमारा अर्थ ऐसे घूमता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है। बात समझा, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे घूमता है कि नहीं, ऐसे करके इधर जाता है, बात समझ रहे हैं, तो ऐसे ऐसे घूमता रहता है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। तो याद रखिएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन में हम लोग राइट हैंड थंब रूल आपने पढ़ा, राइट हैंड थंब रूल, ऐसा करंट बताने वाला मैग्नेटिक फील्ड, तो उसी का राइट हैंड थंब रूल इसमें भी लगता है और डायरेक्शन बताता है। फिलहाल मैं सिर्फ नाम बता दे रहा हूं कि इसमें भी राइट हैंड थंब रूल लगता है, लेकिन हम जब रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ेंगे तब उसमें क्लियर करेंगे कि एक्चुअली में वो रूल क्या है। यहां फिलहाल इतना ही जानिए। कोई पूछे एक्सियल वेक्टर क्या है तो बता दीजिए एक ऐसा वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट दिखाता है, रोटेशनल मोशन दिखाता है अलॉन्ग एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। या अबाउट एन, अलॉन्ग की जगह अबाउट लिख दो, अच्छा वर्ड है, अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक। इसका एग्जांपल क्या होगा, तो इसका एग्जांपल है टॉर्क, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एटसेट्रा। जितनी भी घूमने वाली चीजें अब आप समझ जाइए, वो सब एक एक्सिस के चारों तरफ जितनी चीजें घूमेंगी उनको क्या बोलेंगे, एक्सियल वेक्टर। इतना क्लियर हुआ। तो याद रखिएगा एक्सियल वेक्टर क्या है, तो पोलर वेक्टर हो गया, एक्सियल वेक्टर हो गया। अच्छा, किसी किसी बुक में आप देखेंगे ना तो आपको डिफरेंट राइटर्स की बुक में लिखा होगा कि वेक्टर जो है वो ब्रॉडली दो तरह के होते हैं, वेक्टर दो तरह के होते हैं, एक पोलर वेक्टर और एक एक्सियल। और मैंने जितना आपको पढ़ाया वो सब पोलर में आता है। क्या क्या पढ़ाया, इक्वल वेक्टर पढ़ाया मैंने, नेगेटिव वेक्टर पढ़ाया मैंने, है ना, और मॉड्यूलस पढ़ाया, और क्या पढ़ाया, पोजीशन वेक्टर पढ़ाया, है ना, और भी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पढ़ाया ना, तो वो सब पोलर में आते हैं और एक्सियल में सिर्फ ये लोग आते हैं, ठीक। लेकिन हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे, हम एक साथ सब पढ़ रहे हैं क्योंकि इतने बुक्स हैं और सब अलग अलग चीजें लिख के रखते हैं, तो सारी चीजें सब राइटरों की बात नहीं मानिए, बस इतना मानिए कि कितने वेक्टर्स होते हैं वो आपको याद होना चाहिए। तो इतने वेक्टर्स होते हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। तो इतने वेक्टर्स अगर आपको आते हैं तो ये टाइप्स ऑफ वेक्टर है, इतने वेक्टर्स अगर आपको आते हैं तो समझिए आपका काम हो गया। फटाफट एक जल्दी से रिवीजन हो जाए, ठीक है। इक्वल वेक्टर, चलिए बताइए मुझे फटाफट, इक्वल वेक्टर क्या है। इक्वल वेक्टर का मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंथ और ब्रेड्थ सेम होना चाहिए। ये ए है, ये बी है, वेक्टर ए वेक्टर बी। तो इक्वल वेक्टर कब होगा, ए वेक्टर बी इक्वल होंगे। कब, जब दोनों का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम हो। निगेटिव वेक्टर क्या है बताइए, निगेटिव वेक्टर ये क्या था, इसमें एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, लेकिन दोनों का लेंथ सेम होगा, है ना, दोनों का ये मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन एक का डायरेक्शन इधर होगा और एक का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक। इसको लिखेंगे कैसे, वेक्टर ए इक्वल है किसके, बी के, लेकिन माइनस के, माइनस मतलब नेगेटिव है, ठीक है। इक्वल हो गया, नेगेटिव हो गया। जीरो वेक्टर क्या होता है, तो जीरो वेक्टर में सिर्फ जीरो होता है, ठीक, और इसका कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर में क्या बताया था, तो यूनिट वेक्टर में मैंने बताया था कि जैसे ए वेक्टर है तो क्या लिखेंगे इसको, सॉरी ए कैप को क्या लिखेंगे, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, है ना, या वेक्टर ए और सिर्फ ए, यही बताया था ना। तो याद रखिएगा ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और ये वेक्टर हो गया। और कोलिनियर में क्या बताया था, वेक्टर में एक ही लाइन में हो या पैरेलल हो, छोटे बड़े भी हो सकते हैं, या एंटी पैरेलल हो, एक ही लाइन में हो, एंटी पैरेलल हो, या अलग अलग लाइन में हो, एंटी पैरेलल हो, ठीक है ना। ये सब कोलिनियर हो गया। कोप्लानर क्या है, कोप्लानर जो एक ही प्लेन में हो, जैसे ये सारे वेक्टर, ये वेक्टर आप देख रहे हैं सब एक ही प्लेन में बोर्ड पे ही बने हैं ना, तो ये सारे वेक्टर्स को हम कोप्लानर वेक्टर बोलते हैं। फिर एक होता है कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल क्या है, एक ही पॉइंट से सारे वेक्टर अगर स्टार्ट होते हैं, ये देखो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, तो इसको बोलते हैं कोइनिशियल। कोटर्मिनस मतलब एक जगह आके सब खत्म हो जाए, तो कोटर्मिनस मतलब ये देखो सब इसी एक पॉइंट पे आके ऐसे खत्म हो जाए, तो उसको बोलेंगे कोटर्मिनस, है ना।
तो आई थिंक मैंने सारे बता दिए। और एक पोजीशन वेक्टर भी था। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, जैसे हवा में एक कोई है पॉइंट P, तो आपको एक ऐसे कोऑर्डिनेट बना देना है एक्स और वाई एक्सिस, और ओरिजिन से ऐसे ओरिजिन से इसकी तरफ ऐसे ड्रॉ कर देना है। तो ये O और ये P, तो OP क्या हो गया, OP इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। इतना क्लियर हुआ? याद रखिएगा, अभी तो हमने सिर्फ वेक्टर क्या होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ वेक्टर है, ये हमने पढ़ा है। लेकिन अब जैसे जैसे आप एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, वेक्टर की हर वो चीज आपको जाननी जरूरी है जिससे सबसे ज्यादा आप फिजिक्स का कोई भी ब्रांच देख लीजिए, चाहे जो भी ब्रांच हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, इलेक्ट्रिकल्स हो, मैग्नेटिक्स हो, ठीक है ना, इन सब फील्ड में आपको, और मैकेनिक्स की दुनिया हो, इनमें सबसे ज्यादा आपको वेक्टर का ही यूज मिलेगा। तो वेक्टर का कोई भी चीज आप लोग मिस मत कीजिएगा। मैं आपको सब चीजें एक एक चीज बताऊंगा, बस नोटबुक में आप ये सब चीजें नोट्स बनाते चलिए। और याद रखिए, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, सबको ये टॉपिक पढ़ना पड़ता है, सबको। बहुत से बच्चे मेरे को बोलते हैं सर कि स्टेट बोर्ड के लिए भी बताइए ना। तो अगर आपके बुक में वेक्टर चैप्टर है तो आप जाइए और वहां से देख लीजिए। मैं कॉलेज सेक्शन को सिखाता हूं, तो याद रखिए, सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई हो, ये सारे वेक्टर में सिखाता हूं। बात समझ रहे हैं? चाहे स्टेट बोर्ड हो, तो ये सारी चीजें क्यों, क्योंकि 11th-12th में जितने टॉपिक हमको दिए गए हैं, मतलब एनसीईआरटी ने जितने टॉपिक हमको दिया है कि कॉम्पिटिशन्स में इतनी चीजें आती हैं, तो वो हमको पढ़ना ही है, चाहे आप किसी भी बोर्ड में रहें। बात समझ में आ रही है? तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें आप सीख चुके होंगे। बाकी आपको नेक्स्ट डे, लेकिन याद रखिए, स्केलर वेक्टर मिस नहीं करना है एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे इसको मिस मत कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? चलिए, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद।